परिस्थितियां बनेगी और पीछे का इतिहास भी हम इस चर्चा के ऊपर पूरा मुद्दे पर चर्चा करेंगे। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। यूक्रेन को लेकर चल रहे मनमुटाव के बीच भारतीय नागरिकों के लिए कीव स्थित भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजरी जारी कर यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी है। ये जो मुद्दा है ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और ये GS2 पेपर जो होता है उसके रिलेटेड यहाँ पर इसे डिस्कस किया जाता है और साथ ही साथ द्विपक्षीय संबंध और समझौता है, भारत के हितों में देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव है। प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस में इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव और ज़्यादा बढ़ गया है। आपको ये भी बता दें कि यूक्रेन में रूस के हमले के बढ़ते खतरों का प्रभाव अब भारत में भी दिखने लगा है। यूक्रेन को लेकर चल रहे मनमुटाव के बीच भारतीय नागरिकों के लिए कीव स्थित भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजरी जारी कर यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी है। वहाँ पर अधिकतम विद्यार्थी जो है MBBS के स्टूडेंट्स हैं और काफ़ी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, पर यूनिवर्सिटीज़ का कहना है कि उनकी तरफ से कोई भी ऐसा ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोसेस में नहीं है, पर उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया है और साथ ही साथ में उन्होंने देश छोड़ने पर उन्हीं विद्यार्थियों के उन्हीं विद्यार्थियों की जिम्मेदारी बताई है। दूतावास की तरफ से जारी पत्र में ये कहा गया है कि यूक्रेन की मौजूदा अनिश्चितताओं को देखते हुए भारत सरकार अपने सभी नागरिकों को, मुख्य रूप से छात्रों को जो MBBS कर रहे हैं, यूक्रेन छोड़कर देश वापस जाने की सलाह देती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे पहले भी अमेरिका समेत कई देशों में यूक्रेन से अपने राजनयिकों को देश छोड़ने के लिए कह चुके हैं। तो यहाँ पर जो क्या है कि रशिया ने अपने अर्धसैनिक बलों को यहाँ पर यूक्रेन की बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया है और इसके इतिहास के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। पहले वर्तमान में जो चीज़ चल रही है उसे देखते हुए यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ये एडवाइजरी जारी की गई है, ट्विटर के माध्यम से यहाँ पर हमें मिली है। न्यूज़ एजेंसी ANI के द्वारा यहाँ पर ये एडवाइजरी जारी करी गई, इसमें साफ साफ कहा गया है कि आप यूक्रेन में जिस तरह से भी हैं आप उसको छोड़ने की कोशिश कीजिए। स्टूडेंट्स को नॉट बोला गया है कि लीव यूक्रेन। तो ये चीज़ें ट्रैवल एजेंट भी बोल रहा है, सारी चीज़ें वहाँ पर सामने आ रही है और कुछ हिंदू एडिटोरियल्स में भी यही बातें मैंने एनालिसिस की है, उसके माध्यम से बताया जा रहा है। गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। भारतीय नागरिकों को यूक्रेन और यूक्रेन के अंदर गैर जरूरी यात्रा करने से बचने को सलाह दी जाती है। आगे कहा जाता है कि भारतीय नागरिकों से निवेदन किया जाता है कि यूक्रेन में अपनी मौजूदगी के बारे में दूतावास को अवगत कराएं, जिसे जरूरत पड़ने पर उन तक पहुंचा जा सके। यूक्रेन में भारतीयों को सेवा देने हेतु सामान्य रूप से काम करेगी। इसके अतिरिक्त भारतीय नागरिकों से यूक्रेन की बेवजह यात्रा न करने की अपील की गई है। भारतीय दूतावास से ये भी कहा गया है कि देश के नागरिकों को वहां स्थित दूतावास को अपनी स्थिति के बारे में जानकारी देते रहें। यूक्रेन में भारत के लगभग 20,000 लोग मौजूद हैं, जिनमें से 18,000 छात्र हैं। एक बड़ा तबका है जो देखिए आप यहाँ पर छात्रों का है जो यहाँ से MBBS करते हैं और अदर यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यूक्रेन न जाने की सलाह। भारत से पहले भी अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों की तरफ से अपने नागरिकों को यूक्रेन न जाने की सलाह दी जा चुकी है। यही नहीं, कुछ देशों ने तो अपने दूतावासों को गैर जरूरी स्टाफ को वापस भी बुलाना शुरू कर दिया। फिलहाल यूक्रेन में युद्ध का संकट मंडरा रहा है तथा रूस ने 1 लाख से ज़्यादा सैनिकों और बड़े पैमाने पर हथियारों का जमावड़ा कर लिया है। जरूरी न हो तो देश से निकल जाएं। भारतीय दूतावास की तरफ से बीते कई दिनों से यूक्रेन में रह रहे भारतीयों से संपर्क साधा जा चुका है। दूतावास की तरफ से उन लोगों की सूची तैयार की जा रही है जिन्हें किसी तरह से सहायता की जरूरत पड़ सकती है। भारतीय दूतावास ने इसी कड़ी में पूरी सावधानी बरतते हुए लोगों से अपील की है कि जरूरी न हो तो देश से निकल जाएं। जो यूक्रेन और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में चर्चा करते हैं तो देखेंगे यूक्रेन जो है ये रशिया का एक मैप के अंदर जैसा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ये रशिया है और ये यूक्रेन है। यूक्रेन और रशिया के बीच में ये एक सीमा साझा की जाती है। इसके दौरान आप देखेंगे कि ये ब्लैक सी है, काला सागर है। काला सागर यहाँ पर नियरेस्ट में है और साथ ही साथ में आप देखेंगे तो टर्की भी काले सागर से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ये जो चीज़ है, यहाँ पर ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये हिस्से का ही कॉन्फ्लिक्ट है जो रशिया अपना मानता है और यूक्रेन अपना मानता है। हाल ही में अमेरिका खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस यूक्रेन सीमा पर तनाव इस क्षेत्र में एक बड़ा सुरक्षा संकट पैदा कर सकता है। यूक्रेन का कहना है कि रूस ने सीमा पर करीब 90,000 सैनिकों को तैनात किया है। यूक्रेन अगर रूस सैकड़ों वर्षों के सांस्कृतिक, भाषाई, पारिवारिक संबंध को साझा करते हैं। रूस और यूक्रेन में कई समूहों के लिए देशों की साझा विरासत एक भावनात्मक मुद्दा है जिसका
चुनावी और सैन्य उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। सोवियत रूस के संघ के हिस्से के रूप में यूक्रेन रूस के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली सोवियत गणराज्य तथा रणनीतिज्ञ, आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण था। शक्ति संतुलन: जब से यूक्रेन सोवियत रूस से अलग हुआ है, रूस और पश्चिमी देशों ने इस क्षेत्र में सतत संतुलन को अपने पक्ष में रखने के लिए लगातार संघर्ष किया है। पश्चिमी देशों के लिए बफर जोन, अमेरिका और यूरोपीय संघ के लिए यूक्रेन रूस और पश्चिमी के एक बीच महत्वपूर्ण बफर जोन का कार्य करता है। रूस के साथ तनाव बढ़ने से अमेरिका और यूरोपीय संघ यूक्रेन रूसी को नियंत्रण से दूर रखने की दृढ़ संकल्पित है। बफर जोन का मतलब है कि दो स्टेट, दो राज्य हैं या दो फिर दो देश हैं, उनके बीच में एक ऐसा जो देश है जिनके मध्य पहला वाला देश जो है फर्स्ट, अगर देखे जाए फर्स्ट कंट्री और सेकंड कंट्री होती है, तो बीच में एक थर्ड कंट्री होती है। तो बफर जोन का मतलब हो गया कि पहले के संबंध तीसरे से खराब हैं पर दूसरे के संबंध तीसरे से अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि पहला और दूसरा जो है वो दोनों आपस में एक मित्रपूर्ण व्यवहार नहीं है, तो इस वजह से तीसरे का क्या होता है, यहाँ पर फायदा होता है। ये जो कंट्री बनेगा ये बफर जोन कहलाया गया है। काला सागर में रूस की रुचि: काला सागर क्षेत्र का अद्वितीय भूगोल रूस को कई भू राजनीतिक लाभ प्रदान करता है। सबसे पहले पूरे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। काला सागर तक पहुंच सभी तटीय और पड़ोसी राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, ये क्षेत्र माल और ऊर्जा के लिए एक महत्वपूर्ण पारगमन गलियारा है। तो यहाँ पर व्यापारिक दृष्टि से ये क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहा जा रहा है। पुराने टाइम में यहाँ पर क्या है कि मिनरल्स नहीं थे, यहाँ पर कुछ रिसोर्सेज नहीं थे, पर आने वाले समय में यहाँ पर जिस तरह से रशिया को इस क्षेत्र के बारे में पता चला है कि यहाँ पर अथार खनिज भंडार है, काफ़ी ह्यूमन रिसोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो उसको देखते हुए रशिया चाहता है कि ये जो क्षेत्र है ये हमारे द्वारा ले लिया जाए। यूरो मैदान आंदोलन: यूरो मैदान यूरोपीय स्क्वायर यूक्रेन में प्रदर्शनों और नागरिक अशांति की एक लहर थी जो नवंबर 2013 में कीव, यूक्रेन में नेजोलस्ती मैदान स्वतंत्रता स्क्वायर में सार्वजनिक रूप से विरोध के साथ शुरू हुई थी। रूस और यूरेशियन आर्थिक संघ के साथ घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देने के साथ यूरोपीय संघ के साथ समझौते पर हस्ताक्षर को निलंबित करने के यूक्रेनी सरकार के फैसले के साथ विरोध तेज हो गया। अलगाववादी आंदोलन: पूर्वी यूक्रेन का डॉनबास क्षेत्र, डोनेस्टिक और लुहांस्क क्षेत्र वर्ष 2014 में रूसी समर्थक अलगाववादी आंदोलन का सामना कर रहा है। यूक्रेन सरकार के अनुसार आंदोलन को रूसी सरकार द्वारा सक्रिय रूप से समर्थन किया जाता है और रूसी अर्धसैनिक बल यूक्रेन सरकार के खिलाफ अलगाववादियों की संख्या 15% से 80% के बीच में है। यहाँ पर एक क्रीमिया नाम से देश है, वो क्रीमिया नाम से देश यहाँ पर एक बड़ा रोल निभा रहा है। जहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो मैंने एरिया बताया था वहाँ पर तटीवर्ती जो सीमाएं लगती है काले सागर से, तो यहाँ पर एक क्रीमिया नाम से देश भी यहाँ पर स्थित है। क्रीमिया का भी यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक बड़ा रोल यहाँ पर बताया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में पहली बार जब यूरोपीय देश में किसी अन्य देश के क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया, इसमें यूक्रेन जो था, क्रीमिया जो था, उसमें प्रायद्वीपीय कहा जाता है, पर कब्जा कर लिया था। और क्रीमिया जो है रूस की सैन्य हस्तक्षेप के बाद में 2014 के अंदर यूक्रेनी क्रांति के बाद दक्षिण और पूर्व यूक्रेन के व्यापक अशांति का हिस्सा था। मतलब वहां पर अशांति रहती थी। क्रीमिया के आक्रमण और उसके बाद में विलय के रूप में यहाँ पर क्षेत्र में समुद्री तटीय लाभ दिया गया। यूक्रेन की नाटो सदस्यता: यूक्रेन ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो से गठबंधन में अपने देश की सदस्यता में तेजी लाने को आग्रह किया। रूस ने इस तरह से एक कदम को रेड लाइन घोषित कर दिया और अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधनों तक की पहुंच और परिणामों के बारे में चिंतित है। काला सागर बुल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रूस, तुर्की और यूक्रेन से घिरा हुआ है। ये सभी नाटो देश हैं। नाटो देशों और रूस के बीच इस टकराव के कारण काला सागर सामरिक महत्व का क्षेत्र है और इसे संभावित समुद्री फ्लैश पॉइंट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर यूक्रेन और अमेरिका के मध्य पूर्व से ही, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही ऐसा अपने आप में दोनों मित्रता, पहले बहुत घनिष्ठ मित्र थे, उसके बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जब विजय का परचम लहराया गया, तो उसके बाद में दोनों देशों के मध्य अपनी आपसी तनाव और राजनीतिक मध्यस्थता जो थी वो दूरी बनाते गए और अपने सैन्य शक्ति और ये होड़ लगी कि विश्व में
प्रथम शक्ति कौन बने। और प्रथम शक्ति और प्रथम विश्व युद्ध के बाद में यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अमेरिका और इनके संबंध अच्छे नहीं थे और ये अपने आपस में अपने एक दूसरे को मित्रता पूर्वक व्यवहार ना करने के कारण और सैन्य और शक्तियों को दिखाने के कारण यहाँ पर अलग अलग तरीके से यहाँ पर एक दूसरे का सामना करते हैं। यदि मुद्दा अगर अमेरिका का है तो रशिया है वो बीच में ये सोचता है कि ये हमारा मित्र नहीं है, तो वो अमेरिका के दुश्मनों के साथ चला जाता है। और अमेरिका के अगर मुद्दा है और रशिया अगर साथ देता है किसी का, तो अमेरिका को लगता है कि वो उसके दुश्मनों के साथ चला गया। तो ये सारी चीजें वहां से पैदा होती गई। मिन्स्क समझौता। मिन्स्क फर्स्ट यूक्रेन और रूसी समर्थित अलगाववादियों ने सितंबर 2014 में बेलारूस की राजधानी में 12 सूत्री युद्ध विराम समझौते पर सहमति व्यक्त की गई। इसके प्रावधानों में कैदी का आदान प्रदान, मानवीय सहायता की डिलीवरी, भारी हथियारों की वापसी शामिल थी। दोनों पक्षों द्वारा उल्लंघन करने के बाद समझौता शीघ्र टूट गया। बेलारूस भी एक बड़ी मुद्दे का विषय चल रहा है। वैसे तो वहां पर भी सैन्य शक्ति दिखाई जा रही है और आसपास में सीमा के संबंध के समझौते बहुत ही खराब हैं। पर यहाँ पर हम इस मुद्दे को आगे की तरफ देखते हुए अगला जो दूसरी समझौता था उसको देखते हैं। मिन्स्क सेकंड। 2015 में फ्रांस और जर्मनी की मध्यस्थता के तहत मिन्स्क सेकंड शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद एक खुला संघर्ष टल गया। इसे विद्रोही क्षेत्रों में लड़ाई को समाप्त करने और सीमा को यूक्रेन से राष्ट्रीय सैनिकों को सौंपने की डिजाइन किया गया। इस पर रूस, यूक्रेन के प्रतिनिधियों, सुरक्षा और यूरोप में सहयोग के लिए संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप OSCE दो दो रूसी समर्थक अलगाववादी क्षेत्रों के नेताओं द्वारा हस्ताक्षर किए गए। OSCE विश्व का सबसे बड़ा सुरक्षा उन्मुख और अंतर सरकारी संगठन है। इसके जनादेश में हथियार नियंत्रण, मानवाधिकारों को बढ़ावा देना, प्रेस की स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव जैसे मुद्दे शामिल किए गए। रूस और अमेरिका के आश्वासन मांग कर रहा है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया जाए। हालांकि अमेरिका ऐसा कोई आश्वासन देने को तैयार नहीं है। इसने देशों के मध्य गतिरोध की स्थिति उत्पन्न कर दी है, जिसके कारण हजारों रूसी सैनिक यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिए तैयार हैं। पश्चिमी देशों से प्रतिबंधों में राहत और अन्य रियायतें प्राप्त करने के लिए रूस यूक्रेन की सीमा पर तनाव बढ़ रहा है। रूस के खिलाफ अमेरिका या यूरोप संघ द्वारा किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई विश्व के समक्ष एक बड़ा संकट उत्पन्न कर देगी। अब इसमें शामिल किसी भी प्रकार के पक्ष द्वारा इस पर विचार या बातचीत नहीं की गई है। भारत का क्या रुख है इसके लिए? पश्चिमी देश शक्तियों और क्रीमिया में रूस के सहयोग के हस्तक्षेप को लेकर भारत निष्पक्ष बना हुआ है, न्यूट्रल रहा है। नवंबर 2020 में भारत के संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन यूएनओ में यूक्रेन द्वारा प्रायोजित एक भारत के विरुद्ध मतदान किया गया, जिसमें क्रीमिया ने कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन की निंदा की गई, जबकि इस मुद्दे पर पुराने सहयोगी द्वारा रूस द्वारा समर्थन किया गया था। तो यहाँ पर ये ब्लैक सी के बारे में हमने बताया। अब थोड़ा सा ब्लैक सी के बारे में भी देखते हैं कि रशिया एक, जैसा सर ने बताया, रशिया भी यहाँ पर उसका पार्ट जुड़ा हुआ है और यूक्रेन जो है ही, रोमानिया और टर्की, ये सारी चीज़ें क्या है कि एक सीमाएं जोड़ रही है काले सागर के साथ। और ये काला सागर जो है देखने में भी काला दिखता है, इसलिए इसका नाम काला सागर है और चारों ओर से घिरा हुआ है। तो इसके बारे में देखते हैं। काला सागर जो है पूर्व यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच में स्थित है। ये एक ज्योग्राफिकल, अगर हम इसको देखें तो उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर दक्षिण और पूरब और उत्तर में पॉटिक और नाशेन और क्रीमियन की पहाड़ियां से घिरा हुआ है। मतलब कुल मिला के ये सागर है तो घिरा हुआ पहाड़ियों से है। ये तीनों पहाड़ियां यहाँ पर स्थित है। कभी भी प्रश्न पूछा जाए तो आपसे इसके द्वारा पूछा जा सकता है कि दक्षिण पूर्व उत्तर क्रमशः ये सारी पहाड़ियां दे दी जाएगी, पूछा जाएगा कौन सा सागर यहाँ पर स्थित है, तो ये भी पूछा जाए। काला सागर में मर्च जंडूरो मध्य द्वारा ओजों सागर के जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक आजो सावर भी यहाँ पर बताया नहीं गया है। यहाँ पर भी एक सागर है। ये जो दो अलग कटा हुआ है, ये देखिएगा, ये वाला क्षेत्र भी अलग सागर है, पर इसके बीच में मध्य में यहाँ पर स्थल क्षेत्र है। तुर्की जल मंडून प्रणाली, यहाँ पर एक प्रणाली की बात बताई गई है। डोडेंस और बॉस्फोरस और मरमरा सागर, ये जो मरमरा सी है वो भी यहाँ पर बताया गया। भूमध्य सागर तथा काला सागर के बीच में एक ट्रांजिशन जोन के रूप में कार्य करता है। ट्रांजिशन जोन मतलब आने जाने के
काम में लिया जा सकता है, ट्रांजिशन हो सकता है। तो उस तरह से एक काला सागर जो है सीमावर्ती देशों में रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गा बुल्गारिया और रोमानिया शामिल है और काला सागर का जल जो है ऑक्सीजन की भारी कमी है, मतलब काम लायक आपके यूज़ के लिए वो